नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने कला इतिहास से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ नोट्स हैं, शायद किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा, और महत्वपूर्ण तथ्यों का एक संग्रह है। जी हमारा इरादा है इन स्रोतों में जो ज्ञान छिपा है उसके सबसे अहम और रोचक पहलुओं को सामने लाना, बिल्कुल। ताकि कला की इस बड़ी और कभी-कभी थोड़ी मुश्किल लगने वाली दुनिया की एक साफ और दिलचस्प तस्वीर उभर सके। बिल्कुल तो चलिए इस खोजबीन में उतरते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें भारतीय और विश्व कला के कई पड़ावों की सैर कराते हैं। एकदम शुरुआत की, मतलब प्रागैतिहासिक काल की कला से लेकर आज के दौर तक। अच्छा। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला सब शामिल हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कला की अलग-अलग शैलियां कैसे पनपीं, कौन से कलाकार अहम रहे और कला को देखने समझने के बुनियादी तरीके क्या हैं। तो भारत के अतीत से ही शुरू करते हैं। स्रोतों में प्रागैतिहासिक कला का काफी जिक्र है, खासकर भीमबेटका की गुफाओं का। हाँ, भीमबेटका। बताया गया है कि इनकी खोज पुरातत्ववेत्ता वीएस वाकणकर ने की थी। यहाँ चट्टानों पर गेरू और कोयले जैसे रंगों से शिकार करते हुए लोग, जानवर वगैरह बने मिले हैं। ये कितने पुराने होंगे? ये चित्र मुख्यतः नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज के माने जाते हैं। भीमबेटका हमें हजारों साल पहले के इंसानी जीवन और उनकी रचनात्मकता की सीधी झलक देता है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह भी है कि स्रोतों के अनुसार भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ओह हाँ, कनिंघम। जी, जिन्होंने बाद में भरूच स्तूप जैसी जगहों की खुदाई भी करवाई। मिर्जापुर और होशंगाबाद जैसे कुछ और प्रागैतिहासिक स्थल भी स्रोतों में दर्ज हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र है, जिसका समय मोटे तौर पर 2500 से 1700 ईसा पूर्व बताया गया है। जी, यहाँ से मिली चीजें तो वाकई कमाल की लगती हैं। पकी हुई ईंटों के बने शहर, पत्थर के मनकों या मोतियों के सुंदर हार। हाँ, और वो खास तरह की आयताकार मुहरें जिन पर अक्सर बैल या पीपल के पेड़ जैसे निशान मिलते हैं। बिल्कुल। और दो मूर्तियां तो बहुत ही मशहूर हैं, जिनका जिक्र स्रोतों में है। एक मोहनजोदाड़ो से मिली टेराकोटा की, मतलब पकी मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति। हाँ, मातृ देवी। और दूसरी कांसे की बनी नर्तकी की छोटी सी मूर्ति। वो डांसिंग गर्ल वाली। हाँ, वही। ये कांसे की मूर्ति लुप्त मोम विधि या अंग्रेजी में कहें तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से ढाली गई थी। अच्छा, ये क्या तकनीक है? ये एक जटिल तकनीक है। इसमें पहले मोम का मॉडल बनाकर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं, फिर गर्म करके मोम पिघलाकर निकाल देते हैं और खाली जगह में पिघली हुई धातु भर देते हैं। अरे वाह, उस जमाने में भी? जी हाँ, ये उस जमाने की उन्नत धातु तकनीक का सबूत है। स्रोतों में लोथल का भी जिक्र है, जो एक अहम बंदरगाह शहर था। हाँ, गुजरात में। बिल्कुल। और जहां से जेड पत्थर का एक हार मिला है। ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल यानी इतिहास लिखे जाने से ठीक पहले के दौर की मानी जाती है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल पर। स्रोतों में मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त वंशों का क्रम बताया गया है। जी, ये क्रम महत्वपूर्ण है। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ शीर्ष है, 4 शेरों वाला, जिसे हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है, हाँ बिल्कुल, वो मौर्य काल का ही है। हाँ बिल्कुल। लगता है सम्राट अशोक ने कला का इस्तेमाल अपने विचारों को फैलाने के लिए किया था। हाँ बिल्कुल। अशोक ने धर्म और नैतिकता के संदेशों को पत्थरों पर खुदवाना शुरू किया, जो हमें स्तंभों और चट्टानों पर मिलते हैं। अच्छा। ये कला के साथ साथ संवाद का भी एक शक्तिशाली माध्यम था। इसके बाद गुप्तकाल आता है, जिसे अक्सर भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, ये तो सुना है, गोल्डन एज। जी। स्रोतों में मध्य प्रदेश में विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाओं का उल्लेख है, जो इसी काल की हैं और जहां हिंदू देवी देवताओं की शुरुआती महत्वपूर्ण मूर्तियां मिलती हैं। इस दौर में कला काफी परिष्कृत हुई। और गुफाओं की बात हो तो अजंता का नाम तो सबसे ऊपर आता है। हाँ, अजंता। स्रोतों के मुताबिक इसकी खोज 1819 में अंग्रेजों ने शिकार खेलते हुए की थी। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है। जी। यहाँ के दीवार पर बने चित्र, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, लाजवाब बताए जाते हैं। खासकर गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र, जिनके हाथ में नीला कमल है। हाँ, वो बहुत प्रसिद्ध है। और गुफा संख्या 26 में बुद्ध की लेटी हुई विशाल मूर्ति, जिसे महापरिनिर्वाण मुद्रा कहते हैं। इन चित्रों में ऐसा क्या खास है? अजंता की खासियत ये है कि यहाँ के चित्र कई सदियों में बने और ये मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। अच्छा। ये चित्र फ्रेस्को तकनीक से बने हैं। हालांकि भारतीय संदर्भ में
इसे टेम्परा और फ्रेस्को का मिला जुला रूप कहना ज्यादा सही होगा। कैसे बनाते थे? दीवारों पर प्लास्टर लगाकर उस पर रंग भरे जाते थे। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं यानी उनके पिछले जन्मों की कहानियों को दर्शाया गया है। रंगों का इस्तेमाल, रेखाओं की लय और भावों की गहराई अद्भुत है। अजंता के पास ही एलोरा की गुफाएं हैं। हाँ, एलोरा, जिन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया था। यहाँ की गुफा संख्या 16 में विशाल कैलाश मंदिर है। वो जो एक ही पहाड़ को काट कर बनाया है। जी हाँ, एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। ये वास्तुकला और मूर्तिकला का अजूबा है। कमाल है। और एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी गुफाएं हैं, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को भी दिखाता है। स्रोतों में कुछ और गुफाओं के नाम भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं। इनके बारे में क्या बताया गया है? बाघ गुफाएं गुप्त काल के आसपास की मानी जाती हैं और यहाँ के चित्र अजंता से मिलते जुलते हैं, लेकिन विषय ज्यादातर लौकिक यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े लगते हैं। अच्छा, मतलब आम जीवन। हाँ, यहाँ टेम्परा तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें रंगों को अंडे की जर्दी या गोंद जैसे किसी बाइंडर के साथ मिलाकर लगाया जाता है। इन्हें स्थानीय लोग पंच पांडव गुफाएं भी कहते हैं। अच्छा। महाराष्ट्र में ही समुद्र के पास एलिफेंटा गुफाएं हैं, जो अपनी भव्य त्रिमूर्ति शिव प्रतिमा के लिए जानी जाती हैं। हाँ, एलिफेंटा की त्रिमूर्ति। और दक्षिण में कर्नाटक की बादामी गुफाएं चालुक्य वंश के समय की हैं। एक रोचक तथ्य स्रोतों में ये भी है कि श्रीलंका की सिगिरिया गुफाओं के चित्र अजंता से काफी मिलते जुलते हैं। सिगिरिया, श्रीलंका में? जी, जो दिखाता है कि कला और विचारों का आदान प्रदान तब समुद्र पार तक होता था। दिलचस्प है। मध्यकाल में आते हैं तो पाल शैली का जिक्र मिलता है, जो पूर्वी भारत खासकर बंगाल और बिहार में पनपी। इसमें क्या अलग था? पाल शैली मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़ी थी और इसमें ताड़ के पत्तों पर छोटी छोटी पांडुलिपियां चित्रित की गई। ताड़ के पत्तों पर? हाँ, ये लघु चित्रकला यानी मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत मानी जा सकती है। इसी तरह पश्चिमी भारत में जैन शैली विकसित हुई, जी, जिसमें जैन तीर्थंकरों और ग्रंथों जैसे कल्पसूत्र का चित्रण कागज और ताड़पत्रों पर हुआ। इन शुरुआती शैलियों ने बाद की चित्रकला की नींव रखी। और फिर आता है मुगल काल। हाँ, जो भारतीय लघु चित्रकला का शायद सबसे शानदार दौर था। 16वीं शताब्दी में मुगल शासकों के साथ ये शैली भारत आई। अकबर के समय में? जी, सम्राट अकबर ने कला को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने एक पूरी शाही चित्रशाला यानी तस्वीर खाना स्थापित करवाया और हमजानामा जैसे फारसी ग्रंथों का चित्रण बड़े पैमाने पर कई कलाकारों से मिलकर करवाया। अच्छा, हमजानामा। हाँ, अबुल फजल की आईने अकबरी में इसका जिक्र है। मीर सैयद अली और बसावन जैसे कलाकार अकबर के दरबार की शान थे। यहाँ कला का मकसद सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि इतिहास दर्ज करना और कहानियां कहना भी था। और जहांगीर के बारे में तो कहा जाता है कि वो कला के बड़े पारखी थे। उनके समय में क्या खास हुआ? जहांगीर के काल में चित्रकला और भी निखर गई। उन्हें छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट बनवाने का बहुत शौक था। अच्छा, पोर्ट्रेट्स? हाँ, और वे चाहते थे कि चित्र एकदम असली जैसे दिखें। बिशन दास जैसे कलाकार इसी में माहिर थे। साथ ही जहांगीर को प्रकृति से बहुत लगाव था। हाँ, सुना है। इसलिए पशु पक्षियों और फूलों के चित्र खूब बने। उस्ताद मंसूर का बनाया बाज का चित्र या साइबेरियन सारस का चित्र इसी दौर के हैं और अपने यथार्थवाद के लिए मशहूर हैं। अच्छा, वो बाज वाला चित्र? शाहजहां के समय में जोर वास्तुकला पर ज्यादा रहा, जैसा कि ताजमहल से जाहिर है। लेकिन चित्रकला भी चलती रही। थोड़ी चमक दमक और सजावट बढ़ गई। विचित्र जैसे कलाकार थे जो यूरोपीय प्रभाव भी दिखा रहे थे। लेकिन औरंगजेब के समय आते आते कला को शाही संरक्षण कम हो गया। तो फिर कलाकार दरबार छोड़कर दूसरी रियासतों में जाने लगे, जिससे मुगल शैली का पतन शुरू हुआ। तो यही कलाकार फिर राजस्थानी रियासतों में गए होंगे। स्रोतों में कई राजस्थानी शैलियों का जिक्र है, कोटा, बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़। इनमें क्या अंतर था? हाँ, बिल्कुल। मुगल दरबार से निकले कलाकारों और स्थानीय परंपराओं के मेल से राजस्थानी शैलियां पनपी। हर रियासत की अपनी खासियत थी। जैसे कोटा शैली शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती है, जिसमें जंगल का माहौल और जानवरों की गति को बड़े रोमांचक ढंग से दिखाया गया है। मेवाड़ शैली पुरानी और पारंपरिक मानी जाती है। और किशनगढ़ की बनी ठनी? हाँ, किशनगढ़ शैली का सबसे मशहूर चित्र तो बनी ठनी है,
जिसे निहाल चंद ने बनाया था। इसे भारत की मोनालिसा भी कह देते, हालांकि ये तुलना शायद उतनी सही ना हो। अच्छा, इन सभी शैलियों में विषय अक्सर कृष्ण लीला, रागमाला, रागमाला मतलब संगीत वाले राग। जी, जो संगीत के रागों पर आधारित चित्रों की श्रृंखला होती है। फिर 12 मासा, अलग अलग महीनों और ऋतुओं का वर्णन, और नायक नायिका भेद, प्रेमियों के विभिन्न प्रकार और अवस्थाएं होते थे। इसी तरह पहाड़ी रियासतों में भी लघु चित्रकला विकसित हुई। कांगड़ा शैली का नाम बहुत सुना है। हाँ, कांगड़ा शैली राजा संसार चंद के संरक्षण में अपने शिखर पर पहुंची। इसमें रंगों का इस्तेमाल बहुत कोमल और महीन होता है और रेखाएं लयबद्ध होती हैं। प्रकृति का चित्रण बहुत सुंदर होता है। बसोहली शैली भी बहुत खास है, जो कांगड़ा से पुरानी मानी जाती है और जिसके रंग ज्यादा चटकीले और डिजाइन सरल होते हैं। बसोहली जी, राजा कृपाल पाल के समय यहाँ रस मंजरी श्रृंखला चित्रित हुई थी। गुलेर, चंबा। चंबा का रुमाल तो मशहूर है। हाँ, चंबा अपने रुमाल पर की गई कढ़ाई चंबा रुमाल के लिए भी प्रसिद्ध है। और गढ़वाल जैसे और भी केंद्र थे। नैनसुख और मोलाराम जैसे कलाकार पहाड़ी शैली के बड़े नाम हैं, जिनका काम स्रोतों में उल्लिखित है। एक और शैली का नाम है कंपनी शैली या पटना कलम। ये क्या थी? ये 19वीं सदी में खासकर पटना जैसे शहरों में पनपी, जहां अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते थे। अच्छा, अंग्रेजों के लिए? हाँ, इन अंग्रेजों की पसंद के अनुसार भारतीय कलाकारों ने चित्र बनाए। इनमें अक्सर रोजमर्रा का जीवन, भारतीय लोग, उनके पेशे, त्योहार, रीति रिवाज दिखाए जाते थे। अच्छा। तकनीक में भारतीय और यूरोपीय दोनों का असर दिखता है, जैसे वाटर कलर का इस्तेमाल और शेडिंग। सेवक राम और ईश्वरी प्रसाद इसके जाने माने कलाकार थे। स्रोत बताते हैं कि चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता था। फिरका? जी, ये शैली उस बदलते हुए दौर का आईना है जब भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हो रहा था। अब आते हैं आधुनिक भारतीय कला पर। इसकी शुरुआत अक्सर बंगाल स्कूल से जोड़ी जाती है। हाँ, बंगाल स्कूल। इसके मुख्य कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने भारत माता का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था। उन्होंने खास वॉश तकनीक भी अपनाई थी। ये क्या थी? हाँ, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को पश्चिमी प्रभाव से निकालकर अपनी जड़ों की ओर मोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जापानी कला से प्रेरणा लेकर वॉश तकनीक विकसित की। कैसे काम करती थी ये? इसमें कागज पर रंग लगाने के बाद उसे बार बार पानी से धोया जाता था, जिससे एक धुंधला और नरम प्रभाव पैदा होता था। अच्छा, धोने से? जी, ये तकनीक उस समय के यूरोपियन ऑयल पेंटिंग के यथार्थवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। उनके साथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल E.B. हैवल और कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने भी भारतीय कला के गौरव को फिर से जगाने में अहम भूमिका निभाई। मतलब ये एक तरह का राष्ट्रवादी आंदोलन था। हाँ, कह सकते हैं, कला के क्षेत्र में। तो इस बंगाल स्कूल से और कौन से प्रमुख कलाकार जुड़े थे? अवनींद्रनाथ के शिष्यों में सबसे प्रसिद्ध शायद नंदलाल बोस थे, जिन्हें मास्टर मोशाय भी कहते थे। मास्टर मोशाय? हाँ, उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन को संभाला और भारतीय विषयों, लोक कला और प्रकृति से प्रेरणा लेकर काम किया। उन्होंने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो पोस्टर बनाए थे वे बहुत मशहूर हुए। हाँ, वो पोस्टर मैंने देखे हैं। चित्तेंद्रनाथ मजूमदार भी इसी धारा के थे, जो ज्यादातर वैष्णव विषयों पर आधारित आध्यात्मिक चित्र बनाते थे। और मूर्तिकला में देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम अहम है। उनकी वो श्रम की जीत वाली मूर्ति? बिल्कुल, श्रम की जीत, ट्रायम्फ ऑफ लेबर, जो चेन्नई के मरीना बीच पर है, मजदूरों की शक्ति और संघर्ष को दिखाती है। लेकिन स्रोतों में राजा रवि वर्मा का भी जिक्र है, जो बंगाल स्कूल से अलग थे। उनका क्या योगदान था? राजा रवि वर्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वो त्रावणकोर मतलब केरल के राजघराने से थे। हाँ। और उन्होंने पहली बार यूरोपीय अकादमिक शैली यानी यथार्थवाद और तेल रंगों ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल करके भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं के चित्र बनाए। तेल रंगों में पहली बार? जी, खास बात यह है कि उन्होंने मुंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया और अपने चित्रों के सस्ते प्रिंट यानी ओलियोग्राफ छपवाए। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, इससे उनके चित्र कैलेंडर और पोस्टरों के रूप में घर घर पहुंच गए और बहुत लोकप्रिय हुए। हालांकि बाद में कुछ आलोचकों ने उनकी कला को बनावटी और भावहीन भी कहा। फिर अमृता शेरगिल का नाम आता है, उनके बारे में क्या खास है? अमृता शेरगिल हंगेरियन माँ और भारतीय पिता की बेटी थीं। उनकी कला में पश्चिमी आधुनिकतावाद,
खासकर पॉल गॉगिन जैसे कलाकारों का प्रभाव। गॉगे। हाँ, और भारतीय कला, खासकर अजंता के भित्ति चित्रों और बसोहली की लघु चित्रकला का गहरा संगम दिखता है। मतलब मिला जुला सर। जी, उनके चित्रों में भारतीय ग्रामीण जीवन और महिलाओं का चित्रण बहुत संजीदगी से हुआ है। कम उम्र में ही उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने भारतीय आधुनिक कला पर गहरी छाप छोड़ी। और जैमिनी रॉय? इसी तरह जैमिनी रॉय ने बंगाल की लोक कला, खासकर कालीघाट के पटचित्रों से प्रेरणा ली और अपनी एक बिल्कुल अलग, सरल और सपाट रंगों वाली शैली विकसित की। हाँ, उनकी शैली एकदम अलग दिखती है। बिल्कुल। वो का जिक्र है। हाँ, आजादी के आसपास कई कलाकार समूह बने जो कला को नई दिशा देना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था 1947 में बॉम्बे में बना प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। यानी पेज, हाँ। सूजा, रजा। जी, FN सूजा, SH रजा, KH आरा आदि। ये बंगाल स्कूल की परंपरा से हटकर अंतर्राष्ट्रीय आधुनिकतावाद से जुड़ना चाहते थे। उन्होंने बोल्ड प्रयोग किए। अच्छा। इसी तरह कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र और ग्रुप 1890 जैसे और भी समूह बने जिन्होंने भारतीय कला को विविध बनाया। और कुछ बेहद जाने माने आधुनिक कलाकारों के नाम भी हैं, जैसे MF हुसैन। बिल्कुल, MF हुसैन शायद भारत के सबसे चर्चित आधुनिक कलाकार रहे हैं। वो अपनी शक्तिशाली मोटी रेखाओं और घोड़ों के चित्रों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, घोड़े। उनकी जमीन जैसी श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तैयब मेहता अपनी काली श्रृंखला और सेलिब्रेशन जैसे कामों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें अक्सर खंडित आकृतियां दिखती हैं। तैयब मेहता। मूर्तिकला में राम किंकर बैच का काम मील का पत्थर माना जाता है, खासकर उनकी संथाल परिवार मूर्ति जो शांति निकेतन में है, आम आदिवासी जीवन की ऊर्जा को दर्शाती है। संथाल परिवार। जी। KG सुब्रमण्यन ने पेंटिंग के अलावा बड़े भित्ति चित्र यानी म्यूरल भी बनाए। छापा कला यानी प्रिंट मेकिंग में कृष्ण रेड्डी ने विस्कोसिटी नामक एक बहुरंगी छपाई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में मशहूर हुई। विस्कोसिटी प्रिंटिंग। हाँ, इन जैसे अनेक कलाकारों ने भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये सूची बहुत लंबी है, स्रोत कई नाम गिनाते हैं। इन सब कलाकृतियों को बेहतर समझने के लिए क्या कला के कुछ बुनियादी तत्व होते हैं? स्रोतों में रेखा, रूप, रंग जैसी चीजों का जिक्र है। हाँ, किसी भी दृश्य कला को बनाने और समझने के लिए कुछ मूल तत्व होते हैं। स्रोत बताते हैं रेखा, लाइन, रूप, फॉर्म मतलब आकार, 2D या 3D, रंग, कलर, तान, रंग का हल्कापन या गहरापन, तान। जी, टोन, फिर पोत, टेक्सचर, सतह का गुण, खुरदुरा या चिकना, और अंतराल, स्पेस, कलाकृति में खाली या भरी हुई जगह। कलाकार इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करके अपनी रचना बनाते हैं। और भारतीय कला परंपरा में षडांग का भी जिक्र है। ये क्या है? षडांग यानी 6 अंग। इसका जिक्र वात्स्यायन के कामसूत्र की एक पुरानी टीका में मिलता है। कामसूत्र में? जी, उसकी टीका में। ये भारतीय चित्रकला के 6 सिद्धांत माने जाते हैं। रूप भेद, रूपों की विविधता और ज्ञान, प्रमाण, सही अनुपात और नापतौल। प्रमाण मतलब प्रोपोर्शन। हाँ, प्रोपोर्शन। फिर भाव, भावनाओं की अभिव्यक्ति, लावण्य योजना, सौंदर्य और आकर्षण का समावेश, सादृश्य, देखे हुए रूप से समानता, और वर्णिका भंग, रंगों और तूलिका का सही प्रयोग। अच्छा, 6 अंग। प्रमाण के लिए ताल इकाई का प्रयोग होता है जो एक सिर की लंबाई के बराबर मानी जाती है। भाव तो कला की जान है जो दर्शक को महसूस होता है। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि भारतीय कला में सिर्फ बाहरी रूप नहीं बल्कि आंतरिक भाव और संतुलन पर भी जोर रहा है। तो रंगों के बारे में भी कुछ बताया गया है और तकनीकों के बारे में। हाँ, रंगों में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, पीला, नीला, जिनसे बाकी रंग मतलब द्वितीयक, तृतीयक बनते हैं। जी। तकनीकों की बात करें तो हमने टेम्परा, अंडे या गोंद आधारित, फ्रेस्को, गीली दीवार पर चित्रण जिसे फ्रेस्को बुओनो कहते हैं, तैल चित्र, ऑयल पेंटिंग, वॉश तकनीक, बंगाल स्कूल वाली का जिक्र किया। हाँ। इसके अलावा छापा कला, प्रिंट मेकिंग की कई तकनीकें हैं, जैसे एचिंग, धातु की प्लेट पर तेजाब से कुरेदकर छाप लेना, वुड कट, लकड़ी पर उकेरकर, लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार एलोइस ज़ोनेफेल्डर ने किया था। ये पत्थर या धातु की प्लेट पर तेल आधारित स्याही से लिखकर छापने की तकनीक है। और फिर सेरिग्राफी, जिसे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। सिल्क स्क्रीन। जी,
ये तकनीकें कलाकारों को एक ही चित्र की कई प्रतियां बनाने की सुविधा देती हैं। स्रोतों में सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स का भी उल्लेख है। इसका कला से क्या संबंध है? सौंदर्य शास्त्र दर्शन की वह शाखा है जो सौंदर्य, कला और उससे मिलने वाले आनंद या अनुभूति, जिसे भारतीय परंपरा में रस कहते हैं, उसका अध्ययन करती है। रस? जैसे श्रृंगार रस? हाँ, वही। ये समझने की कोशिश करती है कि हमें कोई चीज सुंदर क्यों लगती है, कला का उद्देश्य क्या है। भारतीय संदर्भ में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दिया गया रस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र जैसे 9 रसों की बात की गई है, जो कलाकृति देखकर दर्शक के मन में उत्पन्न होते हैं। अच्छा, 9 रस। पश्चिमी विचारकों में भी, जैसे इटली के दार्शनिक क्रोचे, कला को मूल रूप से अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन माना गया है, कलाकार के आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति। चलिए अब जरा यूरोप की ओर देखते हैं। स्रोतों में वहां की कला के भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्पेन की अल्टामीरा और फ्रांस की लास्को गुफाएं। हाँ, जैसे भारत में भीमबेटका है, वैसे ही यूरोप में भी प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। अल्टामीरा और लास्को। जी, इन गुफाओं में हजारों साल पहले बने जानवरों, खासकर बाइसन, घोड़े आदि के चित्र मिले हैं, जो उस समय के लोगों की कलात्मक क्षमता और जीवन को दर्शाते हैं। फिर पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा का जिक्र है। ये कला के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। बिल्कुल। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक इटली में शुरू हुआ ये दौर कला, साहित्य, विज्ञान सब में एक पुनर्जन्म जैसा था। इसमें मानव को केंद्र में रखा गया। हाँ, ह्यूमनिज्म। जी, कला में लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा। हाँ, मोनालिसा, अंतिम भोज जैसे अमर चित्रों के सर्जक, माइकल एंजेलो जिन्होंने सिस्टीन चैपल की छत पर अद्भुत चित्र बनाए, और डेविड जैसी शक्तिशाली मूर्ति गढ़ी। डेविड की मूर्ति, हाँ। और राफेल जो एथेंस का स्कूल जैसे संतुलित और भव्य चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कला को नई ऊंचाइयां दी। इसके बाद कौन से मुख्य आंदोलन आए? स्रोतों में प्रभाववाद, घनवाद जैसे नाम हैं। पुनर्जागरण के बाद बरोक शैली आई, जिसमें ज्यादा नाटकीयता और गति थी। रेम्ब्रांट, रूबेन्स इसके कलाकार थे। फिर 19वीं सदी में फ्रांस में प्रभाववाद यानी इम्प्रेशनिज्म शुरू हुआ। इम्प्रेशनिज्म, मोने, मानेट। हाँ, मोने, मानेट जैसे कलाकारों ने कोशिश की कि किसी दृश्य पर पड़ने वाले प्रकाश के क्षणिक प्रभाव को कैसे पकड़ा जाए। उन्होंने स्टूडियो से बाहर निकलकर खुले में पेंटिंग की। अच्छा, बाहर जाकर। जी। इसके बाद उत्तर प्रभाववाद यानी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आया, जिसमें वैन गॉग, सेजान, गॉगिन जैसे कलाकारों ने प्रभाववाद से आगे जाकर अपने व्यक्तिगत भावों और विचारों को रंगों और रूपों के जरिए ज्यादा जोरदार ढंग से व्यक्त किया। वैन गॉग के वो सूरजमुखी वाले चित्र। हाँ, सनफ्लावर या तारों भरी रात वाले चित्र बहुत मशहूर हैं। और 20वीं सदी में पिकासो का नाम तो सबने सुना है। 20वीं सदी में कला में बहुत तेजी से बदलाव आए। फाववाद आया, जिसमें हेनरी मातीस जैसे कलाकारों ने बहुत चटकीले, भड़कीले रंगों का प्रयोग किया। फाववाद। फिर आया घनवाद, क्यूबिज्म, जिसके प्रणेता पिकासो और ब्रैक थे। इन्होंने चीजों को उनके मूल ज्यामितीय आकारों जैसे घन, शंकु में तोड़कर और एक ही साथ कई कोणों से दिखाने की कोशिश की। अच्छा, जैसे क्यूब्स में। हाँ, एक तरह से। पिकासो का ग्वेर्निका चित्र, जो स्पेनिश गृह युद्ध की विभीषिका को दिखाता है, इसी शैली का एक शक्तिशाली उदाहरण है। ग्वेर्निका। फिर अति यथार्थवाद आया, सररियलिज्म, जो सपनों, कल्पनाओं और अवचेतन मन की दुनिया से प्रेरित था। साल्वाडोर डाली इसके सबसे जाने माने कलाकार हैं। वो पिघलती हुई घड़ियों वाले। जी हाँ, उनकी पिघलती हुई घड़ियों वाली पेंटिंग द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी बहुत प्रसिद्ध है। स्रोतों में गॉथिक कला का भी जिक्र है। गॉथिक। हाँ, जो मध्य युगीन यूरोप की वास्तुकला से जुड़ी है, जिसमें ऊंचे ऊंचे नुकीले मेहराब और रंगीन कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां यानी स्टेन्ड ग्लास खासियत थीं। अब आप इस भारत पर आते हैं और वास्तुकला, मूर्तिकला और ग्राफिक कला को थोड़ा और देखते हैं। वास्तुकला में क्या मुख्य बातें हैं? भारतीय वास्तुकला बहुत विविध है। स्रोतों में मंदिर निर्माण की 2 मुख्य शैलियों का जिक्र है। उत्तर भारत की नागर शैल, जिसमें ऊंचे शिखर होते हैं, जैसे कोणार्क। हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली का उदाहरण है।
और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसमें विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार और सीढ़ीदार विमान होते हैं, जैसे मदुरै का मीनाक्षी मंदिर। गोपुरम। जी। इसके अलावा बौद्ध स्तूप हैं, जैसे सांची, किले हैं, जैसे ग्वालियर का किला, इस्लामी वास्तुकला में मकबरे हैं, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल। हाँ, ताजमहल, गोल गुंबद, और मस्जिदें हैं, जैसे दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम। ये सब भारतीय वास्तुकला के महत्वपूर्ण अंग हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी मूर्तिकला के लिए भी विख्यात हैं। और मूर्तिकला में सिंधु घाटी की नर्तकी से लेकर आधुनिक काल तक क्या विकास दिखता है? भारतीय मूर्तिकला की यात्रा भी बहुत लंबी है। सिंधु घाटी की नर्तकी और मातृ देवी के बाद मौर्य काल की विशाल यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिलती हैं। यक्ष यक्षी? जी। फिर कुषाण काल में गांधार और मथुरा शैली में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बननी शुरू हुईं। गांधार पर यूनानी रोमन प्रभाव था। अच्छा, गांधार में। गुप्त काल में मूर्तिकला और भी निखरी, जैसे सारनाथ में मिली बुद्ध की शांत और ध्यानमग्न प्रतिमा। मध्यकाल में एलोरा का कैलाश मंदिर मूर्तिकला का चरम है। हाँ, वो तो है ही। दक्षिण में चोल राजाओं के समय कांसे की बनी नटराज यानी शिव की मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। हाँ। खासकर उनकी गतिशील अतिभंग मुद्रा के लिए। अतिभंग मुद्रा? हाँ, जिसमें शरीर कई मोड़ों के साथ दिखाया जाता है। हाँ। आधुनिक काल में रामकिंकर बैज, डीपी राय चौधरी, धनराज भगत जैसे मूर्तिकारों ने नई सामग्री और शैलियों में काम किया। और ग्राफिक कला यानी छापा कला के बारे में संक्षेप में फिर से बताएंगे? छापा कला यानी एक ही डिजाइन के कई प्रतियां बनाने की कला। स्रोतों में वुडकट, लकड़ी पर उकेरना, एचिंग, धातु पर तेजाब से, लिथोग्राफी, पत्थर पर लिखना, और सेरीग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग जैसी मुख्य तकनीकों का जिक्र है। हाँ, हमने बात की थी। जी, हमने बात की थी कि राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ, जो लिथोग्राफी का एक रूप है, उसका इस्तेमाल करके अपने चित्रों को आम लोगों तक पहुंचाया। सही। आधुनिक कलाकारों में कृष्ण रेड्डी, विस्कोसिटी प्रिंटिंग, सोमनाथ होर, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट जैसे कई कलाकारों ने छापा कला को एक स्वतंत्र कला माध्यम के रूप में स्थापित किया। तो ये थी कला इतिहास के इन स्रोतों की हमारी पड़ताल। प्राग ऐतिहासिक भीमबेटका से लेकर आधुनिक हुसैन तक, अजंता की गुफाओं से लेकर यूरोप के पुनर्जागरण तक कला की ये दुनिया वाकई बहुत फैली हुई और दिलचस्प है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अलग अलग समय और जगह पर कला की शैलियां बदलीं, नई तकनीकें आईं, समाज और संस्कृति ने कला को कैसे प्रभावित किया। हाँ। और कलाकारों ने अपनी सोच और भावनाओं को कैसे नए नए रूपों में ढाला। इन स्रोतों ने हमें कला के इतिहास, उसके मूल तत्वों और सौंदर्य को समझने की एक अहम रूपरेखा दी है। उम्मीद है इस बातचीत से कला को देखने और सराहने का एक नया नजरिया मिला होगा। जी, उम्मीद तो यही है। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कला की इतनी सारी शैलियों, तकनीकों और आंदोलनों को देखते हुए क्या कोई ऐसा धागा है जो भारतीय कला को दुनिया भर की कला से जोड़ता भी है और साथ ही उसे उसकी अपनी एक खास पहचान भी देता है?